देसी ऊर्जा की तरफ की बात करें कि जब हम एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और सभी तो नवीन ऊर्जा की कोई बात है। बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से होगी। इनफैक्ट नवीन ऊर्जा की अपनी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि अगर नवीन नवकरणीय ऊर्जा देते हैं तो वो किसी समय उपलब्ध रहती है और अचानक उपलब्ध रहती है, नहीं रहती। जैसे मिट्टी के समय 3 मिनट में हमें 400 मेगावाट से 1400 मेगावाट हो जाता है। तो अगर हमें इतना फ्लक्चुएशन होगा तो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम कैसे प्लान करें, हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं उनको कैसे प्लान करें, उसको हम कैसे स्टोर करने की व्यवस्था कर सकें, बैटरी स्टोरेज करें कि पंप स्टोरेज करें। तो रिन्यूएबल एनर्जी में इंडक्शन से हमारे चैलेंजेस दूसरे तरह के बढ़ रहे हैं, उस पर भी चर्चा है। और इसलिए आप देखेंगे हमारे लेक्चर्स में ग्रिड स्टेबलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, हम स्मार्ट ग्रिड की बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी होंगी कि ग्रिड अपने आप किस तरह से करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो करे, वो एनालाइज कर सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर सकें, वो सब चीज़ों की चर्चा है। सर विदेशों से कोयला मंगवाया जा रहा है, अगर विदेशों से कोयला आएगा अगर तो बिजली महंगी होगी। देखिए आज की तारीख में मार्केट में जो बिजली उपलब्ध है वो 12 से 13 रुपये यूनिट है। जो हम कोल लेकर के आएंगे उससे हमें 25 से 30 पैसे शायद फ़र्क पड़ेगा, और वो डिपेंड इसलिए करेगा कि किस समय उस समय क्या कोल की इम्पोर्ट कॉस्ट है। तो एक तरफ हमारे पास ये है कि हम 13 रुपये की विद्युत खरीदें या हम 20 पैसे या 25 पैसे एक्स्ट्रा दे करके विद्युत की सुनिश्चितता करें। निर्णय आप कर लीजिए खुद कि क्या होना चाहिए। सेकेंडली हम कटौती नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे नागरिकों को हर संभव पूरे समय बिजली मिल सके जो मध्य प्रदेश शासन का है, और इसलिए समय समय पर हमें निर्णय लेने पड़ेंगे। और ये फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में जो परेशानियाँ तकलीफ़ें हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते करते हैं। तो हम खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, हमारा कुल मिलाकर के काम इस तरह का है कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि कम से कम लागत से ज़्यादा विद्युत। सर जो हम अपनी निजी कंपनियों से करार किए हैं, क्या आपात स्थिति में उनसे क्यों नहीं व्यवस्था कर पाते? ऐसा होता है कि जो करार है उस सीमा तक ही हम ले सकते हैं, क्योंकि उनके करार अन्य प्रदेशों से भी हैं। वो इसलिए इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि किसी प्रदेश को ज़रूरत पड़ेगी इसलिए वो पैदा ज़्यादा करें और फिर इंतज़ार करें। कोई भी कोयल कंपनी जो जनरेटिंग कंपनी होती है उसका 100% करार होता है। हमारे साथ कुछ है 50% है, 50% किसी और के साथ करा हुआ है, तो जिसके साथ करार किया उसको देना पड़ेगा। अपना तो लगभग 22,000 मेगावाट की है, तो अभी हमको क्यों नहीं मिलता? देखिए 22,000 में से 7,500 रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी दिन में मिलेगी, शाम को नहीं मिलेगी। अगर सोलर की बात करें, विंड की बात करें तो रात के समय मिलेगी, शाम के समय मिलेगी, लेकिन वो दिन में और रात में नहीं मिलेगी। तो ये फ्लक्चुएटिंग है। तो जो 21,000 मेगावाट वो स्थापित क्षमता है। स्थापित क्षमता का मतलब ये नहीं है कि आपको 100% वो मिल रही है। प्लस जो हम जनरेट करते हैं उसके लॉसेस होते हैं। 9% ऑक्सिलरी में होता है। ऑक्सिलरी का मतलब ये है कि आपके जो बाकी पंप वहाँ चल रहे हैं, फैंस जहाँ चल रहे हैं उसमें 9% जाता है। तो 21,000 में से वो 9% भी कटेगा, उनकी उपलब्धता होगी। थर्डली हमारे पास ये टाइप रहते हैं जहाँ हम बिजली को खरीदते और बेचते हैं, प्लस एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बार्टर करते हैं, जिसे हम बैंकिंग कहते हैं। हम अभी देते हैं उनसे, रबी में हम लेते हैं। तो ये सारे कैलकुलेशंस हैं जो बहुत ही क्लिष्ट प्रकार के हैं, और केवल एक दृष्टिकोण से एक तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हमें लगेगा अरे पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन जब आप समग्र रूप से विचार करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बिना आपके सिस्टम को ओवरलोड किए कैसे आप उसको ला सकते हैं। तो बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। हर मिनट शेयर्स की तरह प्राइसेस बढ़ते हैं। हर 15 मिनट में हमको ये देखना होता है कि हम बेचें या खरीदें या कहाँ से उठाएँ, कहाँ से नहीं उठाएँ। तो ये एक 24 घंटे काम है। कभी आप हमारा कंट्रोल रूम देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे शेयर मार्केट में होता है उस तरह से लगातार चलना 24 घंटे 365 दिन। सर एक सवाल है, अपनी साड़ी के 3 यूनिट बंद कर दी, अपनी सरकारी यूनिट भी लगातार बन रही, जल विद्युत आप ले नहीं सकते, उसकी भी क्षमता कम हो रही, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या है अपने सरकारी सारणी में हम लोग एक 660 मेगावाट की नई यूनिट लगाने के लिए हमें कैबिनेट ने अनुमति दे दी है। हम अमरकंटक में 660 यूनिट के लिए लगाने की हमें अनुमति कैबिनेट ने दे दी है। हम इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा 1320 का PPA होने की संभावना है। हमारा पहले से ही इसको बिड आउट करा हुआ है, वो हमारे पास एडिशनल होगी। उसके अलावा हमारे पास ओंकारेश्वर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसका कल रिवर्स बिड है, तो हमें उससे पावर मिलेगी। हम आगर शाजापुर नीमच से 1500 मेगावाट कर रहे हैं। हमने NTPC और सेकी से पावर लिया है। आप निश्चित रहें, पावर की कमी मध्य प्रदेश में नहीं। रबी सीजन को लेकर क्या तैयारी इस नाते कि कोयला भी है नहीं, बारिश में प्लांट मतलब कोयला खदान बंद हो जाएंगे, और सितंबर में जैसे पिछले साल हुआ था, तो क्या इस बार संकट नहीं होगा? पिछले साल भी कोई संकट नहीं था। केवल एक दिन कुछ घंटों के लिए हमने सब
बाद कोई इंस्ट्रक्शंस कहीं नहीं है। हमारी प्लानिंग ये है कि हम बैंक करेंगे एक्स्ट्रा पावर को, कोशिश करेंगे कि उस एक्स्ट्रा पावर को उस समय हम दूसरे प्रदेशों से प्राप्त करें। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने एडिशनल प्लांट्स जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें एडिशनल हम ले सकें। जैसे हमारे पास सोलापुर है, मौदा है, उससे एनटीपीसी से बात चल रही है, उनसे हम वापस लेकर के उन पर हम ऑगमेंट करें। तो आप इस बात से निश्चित रहें कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन रहेंगे जो उपलब्धता सुनिश्चित जनरेशन कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, जनरेशन कंपनी लॉस में जा रही है। 25,000 करोड़ रुपये सरकार ने बकाया है। लगता नहीं कि पैसा मिलता है तो विद्युत जनरेशन और बढ़ता है। आपकी जानकारी ये गलत है कि विद्युत कंपनी जनरेशन कंपनी लॉस में जा रही है। पिछले साल हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ जनरेशन कंपनी प्रॉफिट बुक किया गया है और ये अभी इसके फाइनल हो रहे हैं फिगर, लेकिन 1400 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है जनरेशन कंपनी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एडिशनल करने की, हमारा मिक्स हम ये देखते हैं कि हमें किस में सस्ती बिजली मिलेगी, अगर हम खुद अपना स्थापित करेंगे या कोई प्राइवेट आदमी स्थापित करेगा। कुल मिलाकर के क्रक्स ये है कि विद्युत क्षमता हमें इस तरह से उपलब्ध करानी है जिससे कि हम न्यूनतम दरों पर विद्युत 25 साल के लिए ले सकें। तो हमारे को ये कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं कि अगर हम बाज़ार से कर्ज लेके अपनी यूनिट लगाएंगे तो ज़्यादा महंगी पड़ेगी, या हम किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को कहेंगे कि वो यूनिट लगाए तो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। और इसका पूरा हिसाब करने के बाद इंटरनेशनल बिड बुलाने के बाद फिर तय किया जाता है और कैबिनेट इस पर निर्णय लेता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। सर, एक कैबिनेट का निर्णय हुआ है कि किसानों को सोलर पावर एनर्जी जोड़ने के लिए, सॉरी कैबिनेट में निर्णय हुआ कल कि किसानों को जोड़ने के सोलर पावर को लेकर सब्सिडी भी देंगे। तो ऐसा कितना आप सोचते हैं, कितनी सोलर एनर्जी? पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, वो जो प्रेस में आया है कि 30% सब्सिडी मिलेगी वो गलत है। 2 योजनाएं हैं। कुसुम ये है जिसमें हम किसानों को 3 रुपये 7 पैसे में अगर कोई अपने खेत में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाता है 2 मेगावाट तक का, तो हम विद्युत क्रय करने के लिए 25 साल का अनुबंध कर रहे हैं और इसकी गारंटी दे रहे हैं कि आपको हम ये पैसा देंगे। दूसरा है 30% जो सब्सिडी मिलेगी वो डेवलपर्स के लिए है जिससे कि हमें विद्युत और सस्ती मिल सके, करीब 2.5-3 रुपये में। उसमें ये व्यवस्था है कि 1 से 10 मेगावाट के लिए उसके लिए 1250 मेगावाट की उसकी अतिरिक्त व्यवस्था है। इसके अलावा हम छतों पर, शासकीय कार्यालयों पर, इन पर भी सोलर पावर जनरेशन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। कोशिश ये है कि हर व्यक्ति खुद उत्पादक बने, खुद उसका उपभोक्ता बने और जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे पास विद्युत की कमी आने वाले 25 सालों तक। ठीक, जहाँ तक आप पेपरलेस बिलिंग की बात कर रहे हैं, हमारे 6 जिलों में 2 जिले हर एक कंपनी में हम लोगों ने प्रयास किया था, बड़ा सक्सेसफुल रहा है। लोगों को उसी वक्त जिस समय मीटर रीडिंग हुई है उसी समय इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि कितनी रीडिंग है, कितना उनका बिल है और डिटेल बिल भी 24 घंटे मिल गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। अब हम अगले चरण में अन्य जिलों में जा रहे हैं और मुझे ऐसा अनुमान है कि हम 3 से 4 महीने में हर एक उपभोक्ता जिसके घर में रीडिंग हुई है उसी समय। सर, मैन पावर की कमी के लिए मैन पावर की कमी है जो, उसके लिए क्या प्लानिंग है? हमें चुनौतियों से जूझने में मज़ा आता है। हम तकनीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम आदमियों से नहीं गणना करते हैं, हम उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। जैसे मैं अगर पेपरलेस बिलिंग करूँगा, मैं मीटर रीडर कम कर रहा हूँ, मुझे बिल बांटने के लिए पैसा लगता है और आदमी लगते हैं वो मैं कम कर रहा हूँ, जो मुझे बिल करेक्शन करने पड़ते हैं वो कम कर रहा हूँ। मैं कम आदमियों से तकनीक का इस्तेमाल करके ज़्यादा काम ले सकने की स्थिति में हूँ। इससे हमारे खर्चे कम होंगे, उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ेगी और जो शिकायतें होती हैं कि उपभोक्ता को गलत बिल मिल रहा है वो नहीं होगा। तो हम एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते हैं। सर, अनुकंपा नियुक्ति को